नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल SDG4 पे। दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्योत्तर कालीन शासन काल से संबंधित जो वंश थे उन पर विस्तार से नजर डाला था और मैंने बताया था कि दो प्रकार के शासन व्यवस्था भारत में छिटपुट अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देती है। एक विदेशी शासन और दूसरा देशी शासन। तो जो देशी व्यवस्था थी, जो देशी शासन वंश थे, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसे हम लोगों ने देखा और इस वीडियो में यानी कि आज के क्लास में हम लोग विदेशी शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण शासक थे और जो महत्वपूर्ण वंश थे उनसे आइए शुरू करते हैं आज का मौर्योत्तर कालीन विदेशी शासक जो थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले हिंद यवन या फिर इसे इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, हिंद यवन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि मौर्य वंश के लगभग समाप्ति के बाद जब मौर्य वंश मौर्य वंश के अंतिम काल में जब मौर्य शासक कमजोर होने लगते हैं और शासन व्यवस्था जो है कमजोर पड़ने लगती है, तब उत्तर पश्चिम क्षेत्र से यानी पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण होता है विदेशियों का। उसी परिवेश में, उसी परिस्थिति में उत्तर पश्चिम भारत पर पहला आक्रमण जो होता है वो हिंद यूनानियों का होता है या फिर उन्हें बैक्टीरियाई यूनानी भी कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिम भारत से यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण होते हैं वो आक्रमण होता है हिंद यूनानियों का या फिर बैक्टीरियाई यूनानी का। ये जो है उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम भारत का है या फिर पश्चिमोत्तर भारत वाले क्षेत्र में कहा जाए तो ये अपना शासन स्थापित करते हैं इंडो ग्रीक। और उसका प्रथम जो शासक होता है वो होता है डेमेट्रियस प्रथम। भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का जो श्रेय दिया जाता है वो डेमेट्रियस प्रथम को ही दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे कि भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डेमेट्रियस प्रथम को। 183 ईसा पूर्व में, आप जानते हैं 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना होती है और उसी समय आसपास में यानी कि उससे 2 वर्ष बाद 183 ईसा पूर्व में पंजाब का कुछ भाग जीतकर और साकल जो कि आधुनिक सयालकोट है, साकल को अपना राजधानी बनाता है कौन, डेमेट्रियस प्रथम। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण शासक होता है डेमेट्रियस के बाद, नाम था यूक्रेटाइड्स। यूक्रेटाइड्स भी इसको बोलते हैं। ये भारत के कुछ और अन्य हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिलाता है और मिलाकर जीतकर तक्षशिला को अपना राजधानी बनाता है और वहां से अपना शासन देखता है, चलाता है। इसी बीच बैक्टीरिया में जो मूल बैक्टीरिया था जहां से हिंद यवन या इंडो ग्रीक जो आए थे, बैक्टीरिया में कुछ परिवर्तन होता है। वहां पे यवनों के जो अंतिम शासक थे नाम था हेलियोक्लीज। जो कि अंतिम शासक था वो उसको हराकर और 125 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया से यवनों का शासन समाप्त हो जाता है और इसको पराजित करने के बाद वहां शकों का राज्य स्थापित होता है। कहा, बैक्टीरिया में वहां शकों का राज्य स्थापित होता है। किसको हराकर, हिंद यवनों को हराकर। इसी में एक महत्वपूर्ण शासक होता है मिनांडर जो कि 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक उसका शासन काल व्यवस्था है। तो सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक था कौन, मिनांडर। हिंद यवन साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो था मिनांडर। बौद्ध साहित्य में इसे मिलिंद कहा गया है। आप जानते हैं कि मिलिंद पन्ह नाम की एक पुस्तक थी। उसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और शासक मिलिंद के बीच वार्तालाप है, यानी कि उनके प्रश्न और उत्तर, उनके बातचीत का विवरण मिलता है मिलिंद पन्ह में। इसके अलावा बात की जाए तो मिलिंद पन्ह जी थे, मिलिंद पन्ह में जिस मिलिंद की चर्चा हुई थी इसी मिलिंद को मिनांडर कहा गया है और ये जो है अपनी राजधानी साकल
जो कि इनकी राजधानी थी, हिंद यवन की राजधानी थी साकल, जो कि आधुनिक सियालकोट है, उसको वो शिक्षा का केंद्र बनाया। यानी शिक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही मिलिंद की। और जो विद्वान होते थे, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, उनको यह अपने आसपास रखता था। इसको जो मिलिंद था, जो मिनांडर था, उसे शिक्षा में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखा जाए इससे संबंधित, तो मिनांडर सोने का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक माना जा सकता है। आंशिक रूप से इसने सोने का सिक्का चलाया था, प्रचलन में नहीं था, लेकिन उसकी शुरुआत की गई थी, और ये लोकल लेवल पे यानी कि आम लोगों के लिए नहीं था। उसके सिक्कों पर धर्म चक्र का चिन्ह होता था, अंकित होता था, धर्म चक्र अंकित होता था मिनांडर के सिक्कों पर। इसके अलावा चांदी के सिक्कों को द्रम कहा गया इसके शासनकाल में, द्रम। और द्रम जो था वो यूनानी भाषा से लिया गया शब्द था। चांदी के सिक्कों को द्रम कहा गया हिंद यवन साम्राज्य में। अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए तो हर्मियस नाम का एक शासक था, जो कि अंतिम शासक था हिंद यवन साम्राज्य का। हर्मियस हिंद यवन साम्राज्य का अंतिम शासक था हर्मियस। उसकी मृत्यु के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लगभग 200 वर्षों से जो शासन कर रहे थे हिंद यवन, इनकी समाप्ति हो जाती है और यह शासन यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये जो हिंद यवन थे, जो यूनानी थे, इनकी कुछ महत्वपूर्ण देन है। यानी भारत में इन्होंने कुछ नई शुरुआतें की जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो। जब आप प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न काफी बनाए गए हैं। जैसे कि यूनानियों की देन थी राजत्व दैवीय सिद्धांत, यानी कि जो राजा होता है उसको देवताओं से शक्ति प्राप्त होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है शासन करने के लिए। ये व्यवस्था जो है सबसे पहले राजत्व का दैवीय सिद्धांत जो हिंद यूनानियों की देन थी। आगे जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो आप बलबन में यह सिद्धांत देखेंगे कि बलबन का राजत्व का दैवीय सिद्धांत था, लेकिन मूल रूप से यह राजत्व का दैवीय सिद्धांत जो है पहले ही प्राचीन भारत में दिखाई देता है हिंद यवन साम्राज्य के अंतर्गत। इसके अलावा सांचों में सिक्कों का निर्माण, इससे पहले सिक्कों का जो निर्माण होता था सांचों में ढालकर नहीं किया जाता था। यूनानियों की देन है कि सिक्के सांचे में ढालकर बनाए जाने लगे। इसके अलावा मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र, तिथि अंकन करने का प्रचलन, ये सब जो है हिंद यूनानियों का ही देन है। इसके अलावा काल गणना, संवत का प्रयोग और सप्ताह में 7 दिन होने की शुरुआत, 12 प्रकार की राशियां और कैलेंडर वर्ष, ये सब शुरुआत यूनानियों की ही की हुई है। इसके अलावा भारत में ज्योतिष कला का विकास, इसके पहले भी ज्योतिषी थी, ज्योतिष विद्या प्रचलित थे, लेकिन उनका विकास जो हुआ वो यूनानियों के शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ, और ये जो है पूरी तरह से जो आम लोग थे, आम जो जनता थी, उनमें रच बस गया ज्योतिष विद्या। इसके अलावा अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य माने जो यूनानियों की देन थी वो था भारतीय रंगमंच में यौनिका। यौनिका का अर्थ होता है पर्दा, और आप देखते हैं कि गांव में या फिर कई प्रकार से जब स्टेज पर परफॉर्मेंस आजकल होती है, प्रोग्राम होता है, तो पर्दा के माध्यम से पर्दा खुलता है और एक नाटक का चित्रांकन किया जाता है। लेकिन पहले भारत में नाटक का चित्रांकन जब होता था तो पर्दा लगाने की परंपरा नहीं होती थी, उन्होंने इसकी शुरुआत की। चूंकि इन पर्दा की शुरुआत यवनों द्वारा किया गया, इसलिए इसे यवनिका कहकर संबोधित किया जाता है। तो ये थी यवन साम्राज्य और यूनानियों की देन। अब देखिए इसके बाद आप अभी देखें कि बैक्टीरिया में यवनों की समाप्ति के बाद वहां शक राज्य स्थापित होता है, और वही शक बाद पे पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण करते हैं भारत पर। मूलतः जो शक जो थे वो सीरिया क्षेत्र के निवासी थे। ऐसा माना जाता है कि सीरिया के उत्तर वाले क्षेत्र में शक जो थे वो मूल रूप से वहां के निवासी थे। शक जो है 5 शाखाओं में विभाजित थे। शक कितने शाखाओं में विभाजित थे? 5 शाखाओं में, और इनकी 5 शाखा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रही थी। जैसे अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में,
पंजाब वाले क्षेत्र में, मथुरा वाले क्षेत्र में, दक्कन क्षेत्र में, इसके अलावा पश्चिम भारत में। इनमें से जो सभी शक वंश के, शक यानी कि इनको सिथियन कहा गया, ये जो सिथियन थे 5 अलग अलग क्षेत्रों में बट गए और 5 अलग अलग क्षेत्रों में अपना विस्तार करने लगे। तो ये सभी जो आए थे किस दर्रे से, प्रश्न पूछा जाता है कि किस दर्रे से वो भारत में प्रवेश किए थे, तो बोलन दर्रे से। ध्यान रखेंगे, शक जो थे बोलन दर्रे से भारत में प्रवेश किए थे। और ऐसा माना जाता है, एक प्रचलन है, ऐसा माना गया कि शक जो थे वो चारागाह की तलाश में ही भारत की तरफ आए थे। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि यवन साम्राज्य का अंत करके यही शक जो थे बैक्टीरिया में शासन करते हैं। और चूंकि पहले हिंद यूनानी जो साम्राज्य के शासक थे वो भी भारत पर आक्रमण करते हैं, तो संभव है कि शक साम्राज्य जब वहां स्थापित हुआ बैक्टीरिया में, तो उन्होंने भी भारत पर आक्रमण करने की सोची होगी। कुछ प्रमुख शासक को देखा जाए तो प्रथम शक शासक जो थे उन्हें मोगा, उनका नाम था मोगा या माउस। यहाँ से बहुत कम प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा गया एक बार प्रश्न स्टेटमेंट बनाकर। शक वंश का जो था प्रथम शासक, उनका नाम था मोगा या फिर माउस। लेकिन वास्तविक शासक जो माना जाता था नहपान को माना जाता था। और कहाँ से ये प्राप्त होती है, तो कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं मोगा और माउस के नाम से, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रथम शासक जो था शक वंश का वो मोगा या माउस था। लेकिन वास्तविक शासक जो माना जाता है वो नहपान को माना जाता है। ये शक साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित भी हुआ था। नहपान जो है सातवाहन शासक, आप जानते हैं कि देशी राज्य जब हम लोग पढ़े थे, कुछ देशी शासक भी थे मौर्योत्तर काल में, सातवाहन वंश उनमें से एक था। तो सातवाहन वंश के एक शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, इन्होंने जो है नहपान को हराया था यानी पराजित किया था। नहपान के सिक्कों पर उसे राजा कहकर संबोधित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि किस शक शासक को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो नहपान को। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शासक था रुद्रदामन प्रथम। शक वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक जो माना गया, सबसे सुप्रसिद्ध शासक जो माना गया, वो रुद्रदामन प्रथम को माना गया। और रुद्रदामन का शासनकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी माना जाता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था रुद्रदामन प्रथम। उसके राज्याधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़ और गुजरात जैसे क्षेत्रों पर अधिकार करके और अपना आधिपत्य जमाया था। यानी रुद्रदामन शासक बनते ही अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा, चूंकि एक यह शक्तिशाली शासक था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रुद्रदामन ने सुविशाख, तो सुविशाख कौन था, तो सौराष्ट्र प्रांत का शासक था सुविशाख। और रुद्रदामन ने सुविशाख के माध्यम से सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। ध्यान रहे कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। और इसी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है रुद्रदामन अपने मंत्री का है या फिर इसके सौराष्ट्र प्रांत के जो शासक थे सुविशाख, उनके द्वारा जीर्णोद्धार सुदर्शन झील का कराता है। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, संस्कृत पसंद करता था, संस्कृत बोलता था। सर्वप्रथम शुद्ध संस्कृत अभिलेख जो लिखवाया था वो रुद्रदामन था। और सर्वप्रथम शुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी करने वाला शासक था रुद्रदामन। इसलिए रुद्रदामन से जोड़कर जूनागढ़ अभिलेख को बार बार प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है। अंतिम शासक जो था शक साम्राज्य का अंतिम शासक, उसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि शक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय है। दोस्तों इसी समय में पश्चिमोत्तर भारत में ये शक साम्राज्य शासन कर रहे थे और उसी समय में उत्तर भारत में तब तक गुप्त साम्राज्य स्थापित हो चुका था। और गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं, उन्होंने इसे पराजित किया और पराजित करके इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी शकों का जो साम्राज्य था वो गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा।
यहाँ से शक साम्राज्य खत्म हो जाते हैं। एक और साम्राज्य था जो कि एक अलग क्षेत्र में स्थापित था, वो था पहलव वंश या फिर इन्हें पार्थियन कहा गया है। ध्यान रखेंगे, शकों को सीथियन और पहलव को पार्थियन कहा गया है। मूल निवास थे ये ईरान के। पहलव जो थे ईरान के मूल निवासी थे। शकों के बाद जब शकों की समाप्ति हो गई और गुप्त वंश धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, जब कमजोर शासक हुए या गुप्त वंश वहां तक अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत नहीं रख सका, तब जो है शकों के बाद जो है पश्चिमोत्तर भारत पर इनका आधिपत्य जमा। किनका? पहलव का। भारत में जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है पहलव वंश का, वो था मिथ्रेडेटस प्रथम। नाम ध्यान रखेंगे, मिथ्रेडेटस प्रथम। ये पहलव वंश से संबंधित था। लेकिन पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो माना गया, सुप्रसिद्ध शासक माना गया, वो था गुंडोफर्नीज। गुंडोफर्नीज पहलव वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया। तख्त बेही अभिलेख, एक अभिलेख है तख्त बेही अभिलेख। ये तख्त बेही अभिलेख में उसे बिंदफर्ण यानी कि यश विजय करने वाला कहा गया है। तख्त बेही अभिलेख में गुंडोफर्नीज को बिंदफर्ण यानी कि यश विजय करने वाला कहा गया है। इसके अलावा कुषाणों द्वारा इस साम्राज्य का अंत कर दिया गया। जब कुषाण वंश स्थापित हुआ तो इस पहलव वंश की पूरी तरह से समाप्ति कर दिया और धीरे धीरे इनके साम्राज्य को अपने में मिला लिया और पहलव की समाप्ति हो गई। इसके बाद हम लोग कुषाण वंश पढ़ेंगे, जो कि 4 महत्वपूर्ण विदेशी शासक वंशों में चौथा सबसे महत्वपूर्ण था कुषाण वंश। अगले क्लास में हम लोग कुषाण वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। कनिष्क, जिसका रोल बहुत ज्यादा था प्राचीन इतिहास में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कनिष्क के शासन काल में कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, उनके बारे में जानेंगे क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा जाता है। आज के इस क्लास में आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।